बहुत खूब, बहुत खूब। बीवी की पड़े मार, पड़ोसन से हो प्यार, ट्रैफिक में फंसी कार, पॉलिटिक्स की हाहाकार, महंगाई से जाए हार और बॉस भी दे फटकार, इन सबको भी दे डाला हंसी का ही रूप, जिसने भी सुना बोल पड़ा वही बहुत खूब, बहुत खूब। शतक शब्द जब आता है तो याद आती है सचिन तेंदुलकर की। 100 शब्द जब याद आता है तो याद आती है एक सदी की। 100 जिंदगी का एक ऐसा अंक जिसे हर व्यक्ति छूना चाहता है, चाहे आयु में हो, चाहे जिंदगी में रनों में हो या धन में हो। मुझे एक बहुत छोटी सी कहानी याद आती है। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा ने मुझे एक कहानी एक वक्त सुनाई थी और जिंदगी में इससे खूबसूरत कहानी मैंने नहीं सुनी। एक राह में दो बुजुर्ग जा रहे थे तो एक बुजुर्ग ने दूसरे से कहा कि यार पीछे किसी चीज की आवाज हुई है। और उसने देखा, मैंने नहीं सुना किसी चीज की आवाज कि नहीं पीछे किसी चीज की आवाज हुई है। वो देखा तो मुड़ा, किसी की जेब से एक 5 रुपए का सिक्का गिरा था। वो उसे उठा के लाया, बोले इसकी आवाज हुई थी। दोनों आगे बढ़ गए। अब वह पहला बुजुर्ग जिसने सिक्के के गिरने की आवाज नहीं सुनी थी, अब कि वो बोला कि यार मुझे कुछ सुनाई दिया है पीछे। बोले मैंने नहीं सुना। बोले नहीं कुछ है। वो देखा, मुड़ा तो उसने देखा कि पीछे झाड़ियों में एक तितली फंसी हुई थी जो अपनी जान बचाने के लिए फड़फड़ा रही थी। उसने उस तितली को छुड़ाया, उड़ा दिया। वो मुस्कुराते हुए उड़ के चली गई। पहले सज्जन थे जिन्होंने सिक्के की आवाज सुनी थी, उन्होंने कहा कि भाई तूने इस भीड़ भरे बाजार में इस सिक्के के गिरने की आवाज नहीं सुनी और इस तितली के फड़फड़ाने की आवाज सुन ली। वो कहने लगा, दोस्त तूने धन को सुना था, मैंने मन को सुना था। और जिंदगी में धन को जो सुने वो कभी बड़ा नहीं होता, लेकिन जो मन से सुना जाता है वो सदैव बड़ा होता है। और आप लोगों ने हमें बड़ा कर दिया, आप लोगों ने हमें विशाल कर दिया। आप लोगों के प्यार और स्नेह से हम आज उस आंकड़े को छू रहे हैं जो आंकड़ा आपके और मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा, एक बहुत महत्वपूर्ण अंक है। आपने हमें मन से सुना, इसलिए आज हम खड़े हैं एक ऐसे एपिसोड की शुरुआत में, एक ऐसे एपिसोड के प्रारंभ में जो है बहुत खूब का 100वां एपिसोड। सेंचुरी, ये शतक, ये 100 अंकों का आंकड़ा मैं जानता हूं बेहद खुशियां, बेहद धमाकेदार, बेहद उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ आप देख रहे हैं और देखेंगे भी। आज जो त्रिवेणी, आज जो संगम यहां पे एकत्रित हुआ है वो किसी भी पवित्र संगम से कम नहीं है। हमारे 3 ऐसे कवि और शायरों का संगम जिन्हें सुन के आप कहेंगे भाई बहुत खूब मजा आ गया शैलेश भाई। तो आपका ये दोस्त शैलेश लोढ़ा बहुत खूब के 100वें एपिसोड में आमंत्रित करता है हमारे 3 खास मेहमानों को। सबसे पहले पंडित विश्वेश्वर शर्मा। स्वागत है पंडित जी आपका। और आप हमारे इस 100वें एपिसोड के साक्षी बन रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी भी हूं और आपको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं कि आज आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। और बधाई हमें भी कि आज आप हमारे साथ हैं। इस देश के मुशायरों में एक शख्स ऐसे हैं, एक नाम ऐसा, एक शायर ऐसे हैं कि अगर वो नाम मुशायरों के पोस्टर्स में न छपा हो तो लोग शायद कहें कि भाई आज मजा नहीं आएगा। एक ऐसा शायर जिनका जादू लोगों के सर चढ़ के बोलता है और मैं जानता हूं आज सारा देश उनके शेर उनके साथ बोलेगा। वो होते हैं डॉक्टर राहत इंदौरी। राहत भाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप यहां आए और 100वें एपिसोड का हिस्सा बन रहे हैं। इसके लिए मैं आपका आभार भी प्रकट करता हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम सारे देश के साथ आपके शेर सुनेंगे। आपके वो तमाम शेर जो बड़े मशहूर हैं, जो सारा देश आपके साथ कहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तशरीफ लाने के लिए। और आइए अब मैं बुलाता हूं उन्हें जिनके लिए ये मैं कहूं कि इस देश में कौन ऐसा शख्स होगा जिसने ये न गुनगुनाया होगा कि शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, या ये ना कहा होगा रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन, या कभी गम या दुख के क्षणों में ये ना कहा हो कि दिल आज शायर है गम आज नगमा है शब ये गजल है सनम। या इस देश का कौन ऐसा प्रेमी होगा जिसने प्रेम के क्षणों में अपनी प्रेमिका को कभी ये ना कहा हो कि फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। जिनकी कलम ऐसे फूल पृष्ठ पे बिखेर देती है
जिन्हें देश के लोग कविताएं कहते हैं, गीत कहते हैं, और मुझे शायद कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं होगी। श्री गोपाल दास नीरज। आइए। नीरज जी, मैं डॉक्टर राहत इंदौरी, पंडित विश्वेश्वर शर्मा आपका स्वागत करते हैं 100वें एपिसोड में। आप 87 साल के हैं, विश्वेश्वर जी 77 साल के हैं, और मैं चाहता हूं जिस तरह से बहुत खूब 100वां एपिसोड कर रहा है, आप भी शतायु हो, चिरायु हो, यही हमारी शुभकामना है। तो आइए, आप तीनों के लिए मैं देश की जनता से कहूंगा कि एक बार मेरे साथ कहे, बहुत खूब। इससे पहले कि हम एपिसोड प्रारंभ करें, मैं अपनी खुशी जो है, आप मेरे चेहरे पे देख रहे होंगे, मेरे शब्दों में व्यक्त हो रही होगी, मेरी खुशी जो है मेरी बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रही होगी। खुशी इस बात की नहीं है कि मैं 100वां एपिसोड कर रहा हूं, खुशी इस बात की है कि आज ये संगम यहाँ पे जो उपस्थित है, ये अद्भुत है, ये अनोखा है। ऐसा होना मुश्किल है कि नीरज जी भी जहां हो, राहत इंदौरी भी हो, विश्वेश्वर शर्मा भी हो, और आप लोगों को ये देश आज सुनेगा। आप तीनों कमाल के कवि हैं, कमाल के शायर हैं, देश की धड़कनों पे आपका अधिकार है। आप इतने वर्षों से कविताएं करते रहे हैं, शायरी करते रहे, देश के मंचों पे आपका जादू सर चढ़ के बोलता है। उसके अलावा एक कॉमन चीज और है, तीनों ने बेहद बेहद खूबसूरत फिल्मी नगमे लिखे हैं। जैसा मैंने बताया, नीरज जी ने इतने खूबसूरत गाने लिखे, राहत इंदौरी साहब जिनके गाने इतने मशहूर हुए, सर फिल्म से आपने फिल्मी गानों की शुरुआत की थी, और राहत भाई की जो रेंज है वो बड़ी कमाल की है। ये भी लिखते हैं कि चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी दिल ने कहा। मस्ती में ये भी कहते हैं कि एम बोले तो मुन्ना भाई MBBS। तो आप के शेर बड़े कमाल के हैं। पंडित विश्वेश्वर शर्मा, जिन्होंने ये भी लिखा कि कहीं होना मोहल्ले में हल्ला, केवड़िया न खटकाना, दरवाजे पे ताला है लल्ला, पिछवाड़े ताई आ जाना, ये शरारत भरे गीत लिखे। तो ये भी लिखा कि नाव कागज की, गहरा है पानी। पंडित विश्वेश्वर शर्मा, जो देश में जाने जाते हैं कि बड़े पैरोडी के बड़े बादशाह हैं, लेकिन उनके भीतर जो छुपा हुआ गीतकार है, उसका परिचय भी हम आपसे आज करवाएंगे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इन्होंने फिल्मों में गीत लिखे इसलिए ये लोग बड़े कलमकार हैं। फिल्मों में गीत लिखने से कोई कलमकार बड़ा नहीं होता। ये लोग बड़े कलमकार हैं, इसलिए इन्होंने फिल्मों में गीत लिखा। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, आप तीनों यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, राहत भाई, उर्दू मंचों से लेके फिल्मों तक का सफर, इतना मकबूल होना, आप सारी दुनिया में इतने मशहूर हैं, आपके शेर जो है लोग बड़े कोट करते हैं जगह जगह, कैसा महसूस करते हैं? ये दोनों विधाएं मेरा ख्याल है ज़रा सा फासला रखती हैं आज जिस युग में मैं काम कर रहा हूँ। जी। जब नीरज जी आए थे, उस वक्त शायरी, उस वक्त कलम, उस वक्त पोइट्री की बड़ी इज्जत और थी। अब आजकल तो जिस तरीके से गाने आप सुनते हैं, जब तक प्रोमो चलता रहता है टेलीविज़न पर, जब तक गाना बजता रहता है, फिल्म जब तक चलती रहती है, जब तक गाना चलता रहता है, और जैसे ही फिल्म उतरती है गाना ख़त्म हो जाता है। मैं बदनसीब हूँ कि मुझे वो ज़माना नहीं मिला जब गुरुदत्त थे, जब विमल राय थे, जब शंकर जयकिशन थे, जब नौशाद थे। वो ज़माना मुझे नहीं मिला। तो जाहिर है कि मैं जो काम जानता हूँ वो मैं काम कर नहीं पाया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज भी कोई ना कोई राज कपूर, कोई ना कोई शंकर जयकिशन आएगा और मुझसे वो काम लेगा जो मुझे याद है। क्या बात है, क्या बात है राहत भाई, ज़रूर होगा ऐसा। किसी फिल्मी गीत को लिखते वक्त कोई खास संस्मरण आपका? कुछ गाने ऐसे रहे जी कि मिसाल के तौर पर कुछ गाने तो ऐसे कि जो मैंने लिखे ही नहीं। अच्छा। और वो मेरी ज़िंदगी से जुड़ गए। जैसे मिसाल के तौर पर एक म्यूज़िक कंपनी के कुछ जिम्मेदार लोग बैठे थे, मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर ने एक मुखड़ा सुनाया। मुखड़ा उन्होंने ही सुनाया, मैंने लिखा नहीं था। अच्छा। और वो मुखड़ा ये था कि टन टना टन टन तारा चलती है क्या 9 से 12। हाँ। और उन लोग तालियां बजा दी गई और ओके कहा कि चलिए राहत भाई लिखिए, मुखड़ा यही रहेगा। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मैं नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए कि मेरी पहचान कुछ और है। जी। और अफसोसनाक किस्सा ये है कि वो गाना मुझसे जुड़ गया आज तक लोग कहते हैं वो आपका लिखा राहत इंदौरी का गाना। भाई, और कुछ और ये कि करीब फिल्म जब लिख रहा था, विनोद चोपड़ा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। तो मेरा ख्याल है मैंने और अनु मलिक ने मिलके कोई 40-50 अंतरे हमने लिखे। मैंने लिखे और हम सुनाते थे हर दूसरे तीसरे दिन आके। तो विदु ये कहते थे यार ये बहुत ही बेस्ट है, ये बेटर है, पहले से अच्छा है, लेकिन यार ये ब्रिलियंट नहीं है। ये ब्रिलियंट नहीं है, तो ब्रिलियंट करके लाओ। तो फिर हमने कुछ लिखा जो उन्होंने कहा कि ये ब्रिलियंट है। फिर मुझे सारी दुनिया से पता चला, दुनिया से आवाज़ें आई कि जो मैंने लिखा है वो वाकई
कुछ थोड़ी बहुत शायरी तो नहीं, बड़ी शायरी जी। नहीं, लेकिन शायरी का कुछ थोड़ा सा फ्लेवर इसमें आपने अपने जरूर गीतों में है। लिखा जैसे? रिश्तों के नीले भंवर कुछ और गहरे गहरे हुए, हुए, तेरे मेरे साए हैं पानी पे ठहरे ठहरे हुए, आय हाय। जब प्यार का मोती गिरा बनने लगा दायरा, आय हाय। चोरी चोरी जब नजरें मिली। ऐसी गीत का है। चोरी चोरी दिल ने कहा, क्या बात है। पंडित जी आप यहाँ बैठे हैं, विश्वेश्वर जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इतने बढ़िया गीतकार, आपने इतने अच्छे गीत लिखे और पैरोडी में तो आपने खैर कमाल ही कर दिया, लेकिन ये गीतों से आप पैरोडी की तरफ कैसे मुड़ गए? मैं जब काम कर रहा था तो मुझे जय शंकर जी के साथ, आनंद कल्याण जी आनंद जी के साथ, जी। सोनी गोमी के साथ, पंचम जी के साथ, उस वक्त के जो अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर के सबके साथ काम करने का मौका मिला। और वो एक अच्छा वक्त था कि गाना पहले लिखवा लेते थे, धुन बाद में बनती थी। फिर उसकी धुन बनती थी। जी। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये रही कि वो देखते देखते सितारे सारे डूब गए। जिन जिन के साथ मैं काम करता था करीब करीब सब मर गए और मेरे लिए अपने आप को सरवाइव करना मुश्किल हो गया। अच्छा। क्योंकि मंचों पर मैं इससे पहले भी जाता था जी। और जब वापस मंचों पर गया तो ये जो साहित्यिक गीत जो मैं पहले सुनाता था वो ऊपर से गुजर जाने लगे। और आप जैसे लोग जो कवि सम्मेलन में बुलाते थे उन्होंने कहा पंडित जी आप घर में ही ठीक हो। ऐसी मुश्किल में एक बार मैं अपने भांग वांग पी के उदयपुर में घूम रहा था। भांग वांग पी के उदयपुर में घूम रहे थे। देखिए साफ गोई कितनी बढ़िया है। हाँ जी। तो एक गाना मुझे धुन तो शायद उसका अपने संतोषानंद का लिखा हुआ गाना है वो, चना जोर गरम। चना जोर गरम। संतोषानंद जी हमारे एक और गीतकार है जिन्होंने क्रांति फिल्म में एक गीत लिखा था। जी। वो ट्यून मुझे पसंद थी लेकिन उसके वर्ड्स मुझे याद नहीं थे। ठीक है। तो मैं यूं ही डंडा डार डारा डंडा डार डारा कर रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था। मजा नहीं आ रहा था तो मैंने उस पर शब्द फिट एक कर दिए। शब्द करके एक पैरोडी लिख मारी। क्या लिखा था उस वक्त? उत्तर में पंजाब जले, पूर्व में जले असम, चना जोर गरम। हाँ उत्तर में पंजाब गले पूरब। ये पैरोडी जो मतलब बन गई उस दिन बाय दी वे, जी। ये जब बम्बई में सुनाई तो इसकी मच गई धूम। धूम। और फिर जयपुर में और इधर उधर फोन करने लगे मुझे, पंडित जी दूसरा लिखो ना, ऐसी है और कोई एक लिखो ना। और तो उस वक्त में जो जो गाने बनते थे उसमें कुछ न कुछ मैं कर देता था और इस तरह से आप इस तो क्षेत्र इस में तरह से मेरी दाल रोटी चल गई। जी जी। देखिए कितनी बड़ी साफगोई है एक बड़े रचनाकार की कि उन्होंने ये कहा मेरे गीतों की वजह से मुझे सरवाइव करना मुश्किल हो गया। साहब किसी देश में किसी भी साहित्यकार, किसी भी कवि, किसी लेखक के लिए बहुत पीड़ा का क्षण हो सकता है जब आपका लिखा हुआ, जिसे आप लिखना पसंद करते हैं, उससे दाल रोटी नहीं चलती और लेकिन आपको वो लिखना पड़ता है जो आपकी दाल रोटी चलाए। शायद ये समझौता दुनिया में किसी न किसी को हर वक्त करना पड़ता होगा और पंडित जी आपने भी किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने अपनी पैरोडीज में भी अपना साहित्य जिंदा रखा, कुछ ऐसी पंक्तियां कही जो आपके भीतर का गीतकार दर्शाती है। बहुत बहुत बढ़िया, हम आपका स्वागत करते हैं। गोपाल दास नीरज जी हमारे साथ हैं जिन्होंने इतने मशहूर गीत लिखे कि मैं अगर बोलना शुरू करूंगा तो एक नहीं 10 एपिसोड निकल जाएंगे। ओ मेरी शर्मिली।